सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब इंग्लिश में कहें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो राज्य को यानी सरकार को नीति निर्धारण में जो है सहायता प्रदान करते हैं, मतलब एक प्रकार से निर्देश देते हैं। ऐसे तत्वों को संविधान के भाग 4 में रखा गया है, यही राज्य के निर्देशक तत्व। इसको बेसिकली क्या है, भाग 4 में रखा गया है। संविधान का जब भाग 4 देखेंगे तो इसमें जो है यह निहित है। इसके तहत जो है आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक जो है डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में, 51 तक। ठीक है, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है बेसिकली भाग 4 का हिस्सा है और 36 से लेके 51 आर्टिकल तक जो है इसमें डिटेल में चर्चा की गई है। निर्देश दिए गए हैं सरकार को कि भाई आप ये काम जो है भविष्य में करेंगे जब आप सत्ता में आएंगे। तो यह मैंडेटरी नहीं है बट एक प्रकार से निर्देश है। ठीक है, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देते हैं, वह कंपल्सरी नहीं है। आप मानोगे तो आपका भला होगा, नहीं मानोगे तो आप देख लो आपको क्या करना है। उसी प्रकार जो है ये निर्देशक तत्व जो है राज्य के संचालन में, सरकार के संचालन में एक तरीके से गीता उपदेश तरीके ही हैं। जब आप ओरिजिनल संविधान को देखेंगे तो इस वाले भाग में जब आप खोलेंगे तो उसमें वही अर्जुन और कृष्ण की गीता का जो उपदेश देते हुए रथ पे सवार है, फोटो लगी हुई है। तो कहने का मतलब ये एक प्रकार से निर्देश है सरकार को कि भाई आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, राज्य के कल्याण के लिए। अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 1937 में आयरलैंड का संविधान बना था, वहीं से जो है इसको, या कह लीजिए इस विचार को जो है कॉपी किया गया है अपने भारतीय संविधान में। अब कुछ लोग कहेंगे कॉपी पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट नहीं है, वहाँ से विचार लिया गया और चीज़ों को वही रखा गया जो भारत के अनुकूल थे। तो इस प्रकार से जो है इसको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। कई बार ये प्रश्न पूछा चुका है, कई बार पीसीएस परीक्षाओं ने तो कई बार पूछा है, एसएससी ने कई बार पूछा है, यहाँ तक कि आईएएस की परीक्षाएं जब पहले हुआ करती, थोड़ी सरल हुआ करती थी, तो उस टाइम ये प्रश्न जो है पूछा चुका है आईएएस की परीक्षाओं में। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, एक प्रकार से देखा है तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल भारतीय संविधान की एक तरीके से आत्मा कह सकते हैं, दार्शनिक भाग कह सकते हैं, क्योंकि इसके बिना बहुत कुछ अधूरा अधूरा सा रहेगा। क्योंकि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगे, मूल अधिकार जो कि भाग 3 में वर्णित है, तो हो सकता है बहुत से राइट्स आपके छीन लिए जाएँ और आप बहुत से एक्टिविटी नहीं कर पाएँ। उसी प्रकार ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ना रहें तो मज़ा नहीं रहेगा चीज़ों को जो है अच्छे से ग्राउंड में उतारने में, क्योंकि ये हमें निर्देश देते हैं कि भैया जनता के कल्याण के लिए जो ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। बट इनके साथ समस्या क्या है, यह जो है न्यायोचित नहीं है, यह जो है न्यायोचित नहीं है। मतलब अगर सरकार इनको लागू नहीं करती है, इनको, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके अर्जी नहीं कर सकते कि चूंकि भाई संविधान में यह चित लिखित है लेकिन इसको लागू नहीं कर रहे हैं। यह पूरी तरीके से सरकार पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक तरीके से सत्ता पे डिपेंड करता है इसे लागू करना है कि नहीं करना है। दूसरी बात यह है, इसमें जो निहित है, इसका जो उद्देश्य है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, कोई पुलिस वाला राज्य नहीं स्थापित करना है जहां पुलिस और मिलिट्री सब कुछ करती है, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक नेशन, एक वेलफेयर स्टेट की जो है स्थापना करना जो है इस नीति निर्देशक तत्वों का जो है मूल उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है इसको संविधान में जगह मिली है। अब तक देखा है तो बहुत सारे ऐसे कानून, विधान, नियम, कानून जो है इसकी सहायता से बनाए जा चुके हैं। आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से विधान इसकी सहायता से बनाए जा चुके हैं, वो सब जो है क्या कहते हैं इसमें जो है डिस्कस करेंगे। इन तत्वों के माध्यम से एक जो है अच्छा डेमोक्रेटिक नेशन बनाने की बात की गई है। अच्छा जो है डेमोक्रेटिक नेशन, लोकतांत्रिक राष्ट्र जो है बनाने की कल्पना की गई है, जहाँ पे सबको न्याय मिले, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इस प्रकार का जो है न्याय स्थापित हो सके।
इसकी सहायता से। ठीक है, राज्य जब भी क्या कहते हैं कानून बनाएगा तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 36 से लेकर 51 तक सबको लागू करने के लिए बाध्य तो नहीं है, लेकिन विचार जरूर करेगा। यह जो है इसकी मूल भावना में रखा गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक, देखते हैं क्या क्या रखा गया है। आज की वीडियो में हम जो है बेसिकली आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत बारीकी के साथ पढ़ेंगे। बहुत से प्रश्न आते हैं, आईएएस में भी आते हैं, पीसीएस में आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना आप लोग को भूल गया। कई सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि जो आप पढ़ाते हैं ये किस लिए पढ़ाते हैं, मतलब किन परीक्षाओं के लिए पढ़ाते हैं। तो देखिए, बेसिकली जो मेरा टारगेट है वो स्टेट पीएससी है। स्टेट पीएससी जैसे यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, सीजी पीएससी, बिहार पीएससी, झारखंड पीएससी, इन परीक्षाओं को मद्देनजर रख के मैं जो है पूरी क्लास चलाता हूँ। लेकिन अगर आप इन वीडियोज़ को आप एसएससी की तैयारी में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वहाँ भी आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। लेकिन बेसिकली मूल रूप से ये जो है स्टेट पीएससी के लिए जो है एक तरीके से रामबाण रहेगा। स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं स्कोर। तो आज हम जो है 36 से लेके 40 तक जो है चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 36 में क्या बात कही गई है भाई, राज्य की नीति तत्वों के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 36 में बेसिकली राज्य की परिभाषा को दिया गया है, क्योंकि जितने भी आर्टिकल में प्रोविजंस है 36, 37, 51 तक जो भी है, जितने प्रोविजन है यह राज्य लागू करेगा। जब सत्ता में आएगा तो यह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि उसको जो है कानून बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखें। तो ये जो राज्य है वह आखिर है क्या, इसको जो है समझते हैं। ठीक है, अब राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं है, राज्य की डेफिनेशन अलग है, उसको समझते हैं। जो राज्य की परिभाषा है, वैसे तो राज्य की परिभाषा जो है भाग 3 में भी हमने पढ़ाई थी आप लोग को। अगर आपको याद होगा वीडियो देख लेना। भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12, जब आप मूल अधिकार पढ़े होंगे तो उसमें आर्टिकल नंबर 12 में जो है राज्य को डिफाइन किया गया है। सेम डिफिनीशन जो है यहाँ पे है, सेम डिफिनीशन। जो बात आर्टिकल 12 में है वही आर्टिकल 36 में, सेम कॉपी पेस्ट है। फिर भी आपकी समझ के लिए एक बार इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब ये होता है भाई केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का चाहे वो विधायी अंग हो, विधान बनाने वाला, या फिर कार्यकारी अंग हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, यह उसी प्रकार राज्य सरकार में राज्य सरकार का चाहे विधायी अंग हो या फिर कार्यकारी अंग हो। स्थानीय सरकार भी होती है हमारे यहाँ, त्रिस्तरीय सरकार है। स्थानीय सरकार में स्थानीय सरकार का चाहे विधायी अंग हो, कार्यकारी अंग हो, ग्राम पंचायतें हो, जो भी हो, ब्लॉक प्रमुख हो, कोई भी हो, हर कोई जो है इस परिभाषा के अंतर्गत आता है। वो अन्य सभी निकाय जो सरकार की इकाई के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की इकाई के रूप में डायरेक्टली काम कर रहे हों, इनडायरेक्टली कर रहे हों, चाहे उन्होंने सरकार की स्थापना के माध्यम से वो यूनिट खुली हुई है, या फिर वो पूरी तरीके से प्राइवेट यूनिट है बट सरकार के लिए काम कर रही है, वह सब जो है राज्य की परिभाषा के तहत आएंगी। यहाँ तक कि केंद्र स्तर पे देखा है तो हमारी जो सेना के बल है, आर्मी है, वायुसेना है, जल सेना, ये सब भी जो है क्या कहते हैं राज्य की परिभाषा के तहत आएंगे। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा का मतलब मैंने आपको समझा दिया। आर्टिकल नंबर 36 में सिर्फ राज्य की परिभाषा दिया गया है, स्टेट को डिफाइन किया गया है। वही बात आर्टिकल नंबर 12 में भी समझाई गई है फंडामेंटल राइट्स में। देखिए, इसी को कहते हैं हम इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य। इस पूरे को कहते हैं इंडियन स्टेट, या कह लीजिए राज्य कहते हैं, सामान्य राज्य कहते हैं। अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले एक वीडियो में हमारे कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी यह कहते हुए नज़र आ रहे थे कि हमारी जो लड़ाई है वह राज्य से है, मतलब इंडियन स्टेट से। तो अब उनकी लड़ाई जो है इंडियन स्टेट से, इससे है, पुलिस से है, आर्मी से है, फौज से है, सबसे उनकी लड़ाई है। जब लोगों ने विरोध किया कि आप ये क्या कह रहे हैं, क्या आपकी लड़ाई क्या फौज से? बाद में उनके जो प्रवक्ता वगैरह होते हैं उन्होंने उसको करेक्ट किया कि नहीं राहुल गांधी ये नहीं बोलना चाह रहे थे,
राहुल गांधी असल में कहना चाह रहे थे हमारी लड़ाई इंडियन गवर्नमेंट से है। तो राहुल गांधी को इंडियन स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट का अंतर नहीं पता, तो क्या नेता बनेंगे राहुल गांधी। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर जो है 36 में यही बात समझाई गई है। अब बात करते हैं 37 की। 37 में क्या समझाया गया इसको समझते हैं। ठीक है, 37 में बात कही गई है कि जो निदेशक तत्व हैं वह जो है देश के शासन में मूलभूत है। जो ये निदेशक तत्व है 36 से लेकर 51 तक, वह देश के शासन में मूलभूत है। जब भी क्या कहते हैं विधि बनाया जाएगा, जब भी कोई सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार कोई विधि बनाएगी, कानून बनाएगी, तो इन तत्वों को लागू करना जो है उनकी जिम्मेदारी होगी, उनका कर्तव्य होगा। ठीक है, ये जो तत्व है ये देश के शासन में या राज्य के शासन में कह लीजिए मूलभूत हैं, मतलब फंडामेंटल रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार कानून कोई बनाएगी तो इनको जो है लागू करना उनकी जो है प्राइमरी ड्यूटी रहेगी, इसको बाईपास नहीं कर सकते। ज़्यादातर सरकारें लागू करती हैं। ठीक है, जैसे आपका पंचायती राज जो सिस्टम भारत में चल रहा है वो इसी की देन है। आर्टिकल 40 में प्रोविजन था कि सरकार जो है पंचायती राज का गठन करेगी बाद में हुआ राजीव गांधी के टाइम में। ठीक है, तो ये सब जो है चीज़ें, तो ये जो एलिमेंट्स है आर्टिकल 37 में अपने आप में डिफाइंड किया गया है कि ये मतलब मजे की बात है कि आर्टिकल नंबर 37 के माध्यम से जो भी तत्व है उनको डिफाइन किया गया है कि ये जो है देश के शासन मूलभूत है। जब भी कानून बनाएगा सरकार, कोई भी सरकार, तो इनको लागू करना इनका कर्तव्य होगा। ठीक है, पूरी बात ये है। लेकिन वही है कि इसके साथ समस्या क्या है कि इसे जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, मतलब गैर न्यायोचित है। ठीक, न्यायोचित नहीं है, गैर न्यायोचित, न्यायोचित है। हिंदी थोड़ी सी अजीब सी है, लिख देता हूँ। ये जो है न्यायोचित नहीं है बल्कि गैर न्यायोचित है। इसे जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है ना, हमारे मूल अधिकार, उसमें कुछ कमी होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल नंबर 32 के तहत, हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल नंबर 226 के तहत। लेकिन इनका कोई जो है सरकार लागू नहीं करती है तो ये जो है इसे आप अपील नहीं कर सकते। पूरी तरीके से ये जो जितने विचार है इसके मूल निदेशक तत्व के, यह राजनीतिक पे डिपेंड करता है कि राजनीतिक सोच कैसी है, जो लोग सत्ता में उनके विचार कैसे हैं, क्या वो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं या फिर ऐसे ही हवाई बन गए हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रख के जो है आप वोट दिया करिए, जब भी दिया करिए। क्या वो फंडामेंटल राइट्स पे काम करेगी आपकी सरकार? नहीं, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स नहीं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे, तभी जाके वोट किया करिए। लेकिन ज़्यादातर वोटिंग हम कैसे करते हैं, वोटिंग का टॉपिक ही अलग रहता है हमारे टाइम में, तो जाति बिरादरी देखते हैं हम। खैर, ये रहा 37 का बात। अब हम बात करते हैं 38 की, इसको मिटा देते हैं। अब समझते हैं आर्टिकल नंबर 38 को। यहाँ से जो है मेन जो है क्या कहते हैं, ये अपना निदेशक तत्व तो शुरू होता है। ठीक है, अभी तक तो बेसिक जो है डिप्लोमेटिक बातें थी कि राज्य की परिभाषा क्या है, उसको मतलब लागू करना है कि नहीं करना है, वो सब बातें थी। अब आर्टिकल नंबर 38 यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें बात की गई है कि लोक कल्याण की वृद्धि करना है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब पॉजिटिव वृद्धि। वृद्धि दो प्रकार की होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो पॉजिटिव वाली करनी है। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना है। ठीक है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए 3 प्रकार का जो है मेजर लेना है। पहला मेजर लेना है सामाजिक, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो है सामाजिक न्याय करना है, आर्थिक न्याय करना है और राजनीतिक न्याय करना है। ठीक है,
यह 3 प्रकार के न्याय करना है, ठीक है। उससे क्या करना है, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। ये सब करने के बाद क्या करनी है, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। सुनिश्चित करना, यह जो है बात कही गई है। तो पहला निर्देश ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 38 के तहत कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए 3 प्रकार काम करने हैं, जिससे जो है सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, यह जो है क्या कहते हैं, उद्देश्य रहेगा। किसका उद्देश्य रहेगा, राज्य का उद्देश्य रहेगा। राज्य का मतलब जो आर्टिकल नंबर 36 में मैंने आपको बताया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 38 फिर से एक बार समझाता हूँ कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, यह जो है राज्य का पहला कर्तव्य होगा अगर वो सत्ता में आएंगे लोग। तो अभी जैसे मोदी साहब हैं, तो उनका ये काम रहेगा कि सबको सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करें इन सबों के माध्यम से। अब यहाँ आर्थिक न्याय का मतलब ये नहीं कि उनसे पैसा उठा के उनको दे दें, नहीं, सबको कमाई करने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार, ठीक है, पैसा कमाने का अधिकार। अभी आर्थिक न्याय का एक नया जो है फॉर्मेट आ गया है हमारे समाज में कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, हर चीज़ में, सत्ता में, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, पैसा में। एक नए प्रकार का जो है आर्थिक न्याय वाला फार्मूला विपक्षी पार्टियाँ दे रही हैं कि अमीर से लेके गरीब को दे देंगे। फिर वो क्या होगा, काम नहीं करोगे तो फिर गरीब बन जाओगे, ठीक है। तो व्यक्ति की तरक्की में मेहनत होती है, ज्ञान होता है, तर्कशीलता होती है। इनसे उठा के इनसे दे दोगे तो वो फिर खा के वही छोड़ देंगे, क्योंकि फ्री का माल जो होता है मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपने कमाया नहीं है ना। तो ये बातें जो है मूल संविधान में रखी गई थी 38 में। बाद में कुछ इसमें और ऐड कर दिया गया, बाद में जो है कुछ और ऐड कर दिया गया है, कुछ असमानताओं को दूर करने की बात कर दी गई, कुछ जो है असमानता को जो है दूर करने की बात करी गई, जिसे जो है बाद में जोड़ा गया। क्या दूर करनी है असमानता, पहला है भाई आय की असमानता दूर करो। ऐसी व्यवस्था करो कि जो आय की असमानता है कि एक आदमी तो 90,000 कमा रहा है, दूसरा आदमी 5,000 कमा रहा है, तो उसके लिए ऐसे मतलब प्रोविजंस करो कि वो भी अच्छा कर सके, वो भी थोड़ा हायर सैलरी में जो है काम कर सके, ठीक है। अगर आय में असमानता है तो उसको दूर करना है। प्रतिष्ठा में है असमानता तो उसको दूर करना है। एक आदमी तो पूरा बाबू साहब बना बैठा है और दूसरा आदमी है साहिब 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 साहिब, ठीक है। तो इस प्रकार की असमानता को भी दूर करना है, हर कोई फ्रीली जो है रहे। तीसरा है सुविधा, अगर सुविधाओं में भी असमानता है तो उसको दूर करो। फैसिलिटीज़, जैसे कि आप देखिए कि अब जैसे हमारा शहरों में ज़्यादा सुविधाएं हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े रेलवे हैं, मेट्रोज़ हैं। मेट्रो इसलिए है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, अच्छे खासे नाले हैं, सड़कें हैं, वाईफाई है, लोकेशंस पे पार्क बने हैं, सफाई है, क्लीनिंग है, सब कुछ हो रहा है, सुविधाएं मिल रही है, बिजली आ रही 24 घंटे, ठीक है। ट्रांसफार्मर फूक गया तो 2 घंटे में आ गए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले, उठा के ले गए, दूसरा लगा के रख दिया, ठीक है। यह जो है फैसिलिटी शहरों में इजीली मिल जाती, बट ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर जो सेमी अर्बन एरियाज है वहाँ पे इतना जल्दी नहीं हो पाता। ट्रांसफार्मर फूक गया, 1 हफ्ते 10 दिन से पहले जो अगर रिप्लेस हो जाए गाँव खेड़े में तो बात ही क्या है, ठीक है। सड़कें खराब है तो खराब है, मुखिया जी, ब्लॉक प्रमुख, विधायक जी, सांसद जी, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। तो ये जो असमानताएं हैं सुविधाओं का, इसको दूर करना है, असमानता जो है ये दूर करनी है, ठीक है। दूसरी है अवसर, मौका जिसे कहते हैं उर्दू में, अवसर। अवसर की असमानता है तो भी दिक्कत है। एक आदमी को आईआईटी से बीटेक करने का मौका मिल रहा है और एक को मिल ही नहीं रहा है। एक दरोगा बनने का पूरा सुनहरा अवसर है,
दूसरे को मिल ही नहीं रहा है। क्या है, गरीबी इतना है बेचारा, खेते में दिन भर काम कर रहा है, झाड़ू पोछा दूसरे घर में करके रोटी कमा रहा है। तो इस प्रकार का जो है आवश्यक की जो है असमानता है, तो उसको भी दूर करना है। ठीक है, तो असमानताओं को दूर करना है, 4 प्रकार की जो है असमानता है, क्योंकि हमें क्या करना है, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी है ना भाई। अगर ये सब रहेगा, डिफरेंस रहेगा वैल्यू, तो कैसे सामाजिक जो व्यवस्था सुनिश्चित होगी। तो ये चीज़ें जो है बाद में जोड़ी गई हैं। कब जोड़ी गई हैं? यह जोड़ी गई हैं 1978 में, 44वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी सरकार। 42वें के बाद 44वां हुआ था। 42 वाला 76 में हुआ था, 44वां जो है 78 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है असमानता दूर करने वाला, यह जो है बाद में जोड़ा गया। क्वेश्चन बन सकता है, आईएएस वाले बड़े दिमागदार होते हैं, क्वेश्चन यहीं से बना देंगे कि बताएंगे, पूछेंगे क्वेश्चन कि संविधान के जो है अनुच्छेद 38 में पहला खंड तो ये है, दूसरा खंड ये है, तो ये जो दूसरा खंड है कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। आईएएस वाले ऐसे ही घुमाते हैं। ठीक है, कि आर्टिकल नंबर 38 की यह जो है लाइन है कब जोड़ी गई है, तो बता दीजिएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। कुछ आईएएस के पेपर सेट करने वाले इससे भी आगे होते हैं, पूछ रहे हैं किसकी सरकार थी, इंदिरा जी की थी। और कुछ तो एडवांस हो जाएंगे इससे भी ज़्यादा, उस समय राष्ट्रपति कौन था। अब मुझे भी नहीं पता राष्ट्रपति कौन था, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 39 की, इसको मिटाते हैं फिर बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 39 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे प्रोविजंस हैं जिसको सरकार को करना होता है। ठीक है, तो 39 देखते हैं। इसमें जो है सुरक्षित करना है, क्या सुरक्षित करना है, क्रमबद्ध तरीके से हम इसे देखते हैं। इस आर्टिकल का नाम ही है सुरक्षित करना, सेव करना। ठीक है, प्रिकॉशन लेके चलना। और प्रिकॉशन क्या क्या लेना है वह समझते हैं। पहला प्रिकॉशन है, ठीक है, पहला प्रिकॉशन कि जितने भी आपकी टेरिटरी में, भारत की टेरिटरी में लोग हैं, उनके लिए आजीविका के साधन जो है सुनिश्चित करना। ठीक है, मतलब उनको आजीविका, मतलब जिससे उनका निर्वहन हो सके, खाना खा सके, बढ़िया से रह सके, उनके लिए जो है पर्याप्त साधन जो है उपलब्ध कराना। ठीक है, पर्याप्त साधन जो है उपलब्ध कराना। सभी नागरिक सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन जो है सुनिश्चित करना। साधन सुनिश्चित करना या उपलब्ध कराना। ठीक है, यह जो है पहला काम होगा राज्य का। ठीक है, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन के लिए संसाधनों का जो है अधिकार सुरक्षित करना, इस प्रकार भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अधिकार प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सरकार का जो पहला काम होना चाहिए आजीविका, क्योंकि व्यक्ति जिएगा नहीं तो फिर क्या करेगा। गीता में 2 बातें कही गई हैं, आत्मा और देह। ठीक है, जब देह नहीं रहेगी तो आत्मा आपकी चली जाएगी, दूसरे फॉर्म में चली जाएगी। तो आपके होने के लिए आपके ये भौतिक शरीर होना बहुत जरूरी है। अब भौतिक शरीर तभी रहेगा जब इसको अन्न मिलेगा, पानी मिलेगा, वायु मिलेगी, एक घर मिलेगा विश्राम करने के लिए। ठीक है, तो राज्य का पहला ही जिम्मेवारी है कि यह सुनिश्चित करे भाई जितने भी नागरिक हैं उनको जो है पर्याप्त आजीविका के साधन जो है मिलने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, आजीविका के साधन में आपका एक नौकरी होना चाहिए या काम धंधा जो भी आप करना चाहे, फूड होना चाहिए, फ्रेश एयर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, ये सब जो है आजीविका के साधन में। स्कूल वगैरह तो नहीं आते, बट आप जियोगे, बच्चे होंगे, पढ़ेंगे भी तो। ठीक है, तो यह सुनिश्चित करना, ठीक है, सरकार का काम है।
मान लो कोई भौतिक संसाधन है, कोई भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन मतलब गांव में मान लीजिए एक तालाब है, तो उस पर जो है सबका बराबर अधिकार हो, अगर उसका वितरण हो तो सब में बराबर बराबर हो, वहाँ से अगर सिंचाई करने का अधिकार हो तो सबको बराबर हो। ठीक है, कोई मान लीजिए कॉमन एरियाज है, मान लीजिए कम्युनिटी हॉल है, एक प्रकार से फिजिकल रिसोर्सेस हो गया, तो अगर मिले मौका तो सबको जाके मौका मिले वहाँ ब्याह करने का। कम्युनिटी हॉल में क्या होता है, शादियाँ तो होती हैं। ठीक है, तो सबको अधिकार प्राप्त हो, ऐसा नहीं कि मतलब फलाने को तो विवाह करने का अधिकार प्राप्त हो गया उस कम्युनिटी हॉल में, लेकिन दूसरे आदमी को नहीं मिला, गए कि तुम गरीब हो भागो यहाँ से। ठीक, तो मतलब जो कॉमन रिसोर्सेज है उनका जो वितरण हो सम रूप से, यह समझाना चाहते हैं ये। ठीक है, जो कॉमन रिसोर्सेज है उनका जो वितरण हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए। जब भी कोई फिजिकल रिसोर्सेज हो तो सबको बराबर मिले, सबको बराबर। मैंने एग्जांपल दे दिया कि तालाब है तो सिंचाई का अधिकार है तो सबको होना चाहिए, कम्युनिटी हॉल है, प्लेग्राउंड्स हैं, सबको बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, तीसरा भी है धन एवं उत्पादन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन और धन यानी मनी, इसका संकेंद्रण न हो पाए। ठीक है, संकेंद्रण रोकना, संकेंद्रण मतलब एक जगह जमा न हो जाए। आपने देखा होगा 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 नवंबर को नोटबंदी लगाई थी। क्यों लगाई थी? क्योंकि जो पैसा है ना, पैसा नोट एक जगह जाके बैठ गया था, लोगों ने अपने घरों में करोड़ों रुपए ऐसे खरबों रुपए अपने अलमीरा में जो है पैक कर रखे थे। तो धन का संकेंद्रण सही नहीं है। ये फिर ऐसे समझ सकते हैं, मार्केट में जब करेंसी फ्लो होती रहती है तो अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है। अब सब लोग पैसा अपना दबा के रख लेंगे तो मार्केट में पैसे ही नहीं रहेगा, तो लोग क्या करेंगे? संकेंद्रण का दूसरा मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे हो जाए और एक समाज के बहुत बड़े वर्ग के पास पैसे ही ना हो। तो इस प्रकार का संकेंद्रण न हो, कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसे नियम कुछ बनाते रहना चाहिए सरकार को कि मेरे पास मान लीजिए 50 करोड़ आ गए तो मैं परमानेंटली मेरे पास न रहे, कुछ ऐसे बनाए कि वो मेरे से निकले और लोगों तक जाए। पहला तरीका टैक्स है, बाकी और भी तरीके हैं। ठीक है, दूसरा है उत्पादन, उत्पादन प्रोडक्शन का भी संकेंद्रण न हो पाए। वस्तुएं बने तो कोई जैसे कहते काला बाजारी कर ले, जैसे देखिए बारिश वगैरह आती है तो टमाटर सड़ने लगते हैं, आलू महंगी हो जाती है, प्याज महंगी हो जाती है, ठंडी आती है प्याज महंगी हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बीच में दलाल बैठे हुए हैं वो अपने घर में दबा के बैठ जाते हैं, मार्केट में चीज़ें नहीं होती, चीज़ें नहीं रहेंगी, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो भाव बढ़ेगा, अब भाव बढ़ेगा तो जो चीज़ 4 रुपये में खरीदी थी फिर 400 में बेचेगी। आप लोगों ने देखा होगा टमाटर 80 रुपये 150 रुपये तक किलो जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, सरकार का ये जिम्मेवारी है। ठीक है, अगला है इक्वल सैलरी, इक्वल सैलरी, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सबको समान काम के लिए इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, बट ऐसा है नहीं। देखो सही बताऊँ तो ये मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूँ, मुझे पता है कि एक काम मान लो कि अकाउंटेंट का काम है, ठीक है, तो लड़की को कम सैलरी पर रखा आता है, लड़के को ज़्यादा पे। बहुत रेयर कंपनियां हैं जो इक्वल सैलरी पर रखती हैं। लड़के को 70,000 रखेंगे, लड़की को सोचेंगे 40-45 में निपटा लूँ। ठीक है, तो इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो कॉमन वर्क कर रहे हैं तो। सफाई कर्मचारी हैं तो महिला जिस प्रकार से सफाई कर रही है पुरुष भी कर रहा है। पुरुष को अगर 10,000 रुपये मिल रहा है महीने का तो महिला को भी 10,000 मिलने चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए महिला को तुम 7,000 लो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा तो मर्द कमा रहा है, तुम तो एक्स्ट्रा कमा रही हो। ठीक है, इस भाव से नहीं चलना चाहिए, इक्वल सैलरी होनी चाहिए इक्वल काम के लिए। ठीक है, अगला है बाल श्रम। एक बाल श्रम से साक्षर, ठीक है, जो बच्चे होते हैं बचपन से 10 साल के हुए नहीं काम पे लगा दिया, तो बाल श्रम पे रोकना है। बाल श्रम पे रोकने के लिए तो बहुत सारे आर्टिकल संविधान में भी है, फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया एक तरीके से देखा है तो, बाल आश्रम वगैरह का बहुत सारे कानून से, तो नहीं होना चाहिए। सुरक्षित करे सरकार कि ये सब काम ना हो सके। ठीक है, अगला है इसमें एफ, जिसको जो है बाद में जोड़ा है इंदिरा गांधी सरकार ने, फिर वही 44 वाला संविधान संशोधन 1978 में, ई के बाद एफ। आखिरी इसमें क्या है, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है ये। ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो पाए, सब बच्चों को बराबर जो है क्या कहें ट्रीटमेंट मिले, सब बच्चों को लिए है, बच्चों के स्वास्थ्य से ये संबंधित सबको समान अवसर प्राप्त हो, दवाई वगैरह इत्यादि का। यह जो है आर्टिकल नंबर 39 का एफ वाला सेक्शन है। ठीक है, इसी को जो है वही 44 अमेंडमेंट के बाद जो है 1978 में ऐड किया गया था बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये है 38 खत्म हो गया, सॉरी माफ़ कीजिए 39 जो है ये समाप्त हो गया। अब बात करते हैं 39A। मूल जो है संविधान में 39A नहीं था, बाद में ऐड किया गया है, उसको समझते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 39A की। 39A ऐसे, यह मूल संविधान में नहीं था, ये इसे बाद में जोड़ा गया है 1978 में नहीं, बल्कि जो है इसे 1976 में जोड़ा गया था बाय द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 42 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अच्छा, एक बात है, मज़े की बात देखो, आजकल एक कांग्रेसी आरोप लगाते हैं मोदी संविधान बदल देगा, संविधान बदल देगा। इन्होंने तो ऑलरेडी बदल रखा है और नाम दे रखा है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 42वां संविधान संशोधन। खैर 39 ये कहता है कि भाई सबको समान न्याय मिले, समान न्याय मिले, कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, अमीर गरीब के चक्कर में न्याय का भी उल्टा सीधा ना हो जाए। लेकिन हमारी जो न्यायपालिका है बहुत ही अच्छी भी है, बहुत कॉमेडी भी है। अभी देखो, एक साहब के यहाँ 15 करोड़ रुपए पकड़े गए, घर में आग लगी, एम्बुलेंस कह रहा हूँ, फायर ब्रिगेड वाले गए जो है आग बुझाने के चक्कर में जो है 15 करोड़ रुपए मिल गए। तो जो हमारी न्यायपालिका है, ये दिल्ली घटना है, तो जो सुप्रीम कोर्ट या फिर उन संबंधित कोर्ट के जज साहब लोग थे, तो उन्होंने दंड स्वरूप क्या कहा कि तुम्हारा ट्रांसफ़र करते हैं दिल्ली से, तुम जाओ प्रयागराज हाई कोर्ट में, नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ऐसे तो न्यायपालिका काम करती है। आपके यहाँ केस मिल गया, कोई कानूनी कार्यवाही ना होके आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो कुछ मामलों में न्याय व्यवस्था भाई अच्छी भी है, कुछ मामलों में खराब भी है। खराब किस मामलों में है, क्योंकि न्याय व्यवस्था ऐसी है कि मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हूँ तो जाने से पहले मैं ठप्पा मार दूंगा कि फलाने जो है मेरी कुर्सी पर बैठेंगे, और जब फलाने जाएंगे तो फलाने भी ठप्पा मार के जाएंगे, ढकाने जाएंगे, बैठेंगे। तो हमारी जो पूरी न्यायपालिका है भारत की, वो चंद परिवारों की गुलाम है। 20-25 परिवार है भारत में, वही न्यायपालिका में बैठे हुए। तो ये व्यवस्था जो है कॉलेजियम वाली बहुत खतरनाक है। डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन 20-25 परिवार के लोग पूरे न्याय व्यवस्था को जकड़ के बैठे हैं। तो सबको समान न्याय मिले, और गरीब अगर कोई है एवं कोई गरीब है, गरीब गुरबा है कोई, तो उसे निःशुल्क जो है कानूनी सहायता मिले, वकील निःशुल्क मिल जाए, सरकारी वकील। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कानून की लड़ाई लड़ने बड़े पैसे लगते हैं।
एक अगर सुनवाई है तो वकील साहब को जाके 1000 रुपये 1500 देना ही देना है, भले ही कुछ ना हो। ठीक है, वकील साहब लोग भी गुटखा खा लेंगे, अरे शुक्ला जी बस सुनवाई हो जाएगी। शुक्ला जी 2 बार बोले, वो 1000 रुपये निकाले, काली कोट पे डाले, ठीक है मिलते हैं अगली सुनवाई पे। तो बड़ी महंगी है फीस लोगों की, तो गरीब को जो है सहायता मिल जाए। ठीक है, ये 39 है, इसको जो है बाद में जोड़ा गया है, पता है मैंने, 42वें संविधान संशोधन के तहत जो जोड़ा गया है, ये मूल संविधान में नहीं था। अगला हम बात कर लेते हैं जो है 40 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसने कहा था कि ग्राम पंचायतों को गठित करो, उन्हें शक्ति दो, अधिकार दो, सब कुछ दो, ठीक है, अपने तरीके से सरकार चलाने का अधिकार दो। ग्राम पंचायतों का गठन, तथा उनको शक्ति वगैरह इत्यादि प्रदान करो। शक्ति मतलब कुछ उन्हें जो है अधिकार दे दो कि भैया इस टॉपिक पे आप देखो। जैसे हमारे यहाँ केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, तो उसी प्रकार जो राज्य सूची के कुछ विषय है वह ग्राम पंचायतों को दे दिया जाता है कि भैया इस पे कानून आप बनाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने जो है आर्टिकल 36, 37, 38, 39, 39A एंड 40 को कंप्लीट कर लिया। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है यार, देखो सीधी सी बात है, क्योंकि मैं डिटेल में जाके चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। ऐसा फड़ाक 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 करके जो है रील बाजी तरीके जो वीडियो नहीं बनाता मैं, तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट कोशिश करता हूँ मैक्सिमम डेटा आपको दे सकूँ। ठीक है, तो अगले वाली वीडियो हम फिर से जो है इसी टॉपिक को मतलब डिस्कस करेंगे। उसमें हम आर्टिकल 41 से लेके 45 तक जो है 5 आर्टिकल्स को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।